आप दौड़ में अव्वल आओ ये ज़रूरी नहीं, आप दौड़ में सबको पीछे छोड़ जाओ ये भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है आपका दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है आपका गिरकर संभल जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो हिमाचल में कबड्डी का खेल व अवसर पर आधारित है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य कबड्डी कोच अशोक कुमार जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहला और अहम सवाल तो यही है, वैसे तो हमारे दर्शक कबड्डी से परिचित हैं कि कबड्डी क्या है, पर हम जानना चाहते हैं कि कबड्डी क्या है और आप इससे कब से जुड़े हैं। देखिए मैम, जो कबड्डी है ये आज की डेट में तो अब शहरों के बच्चे भी इसको खेलने लग गए हैं कि एक ज़माना था या एक दौर, आप या 10, 11, 12 की बात करेंगे तो उस टाइम जो एक खेल माना जाता था उससे पहले देहातों का खेल माना जाता था, क्योंकि जो शहर के बच्चे हैं इसको ज़्यादा नहीं खेलते थे, ना कबड्डी को इतनी तवज्जो होती थी। तो आज की डेट में जो कबड्डी का जो खेल है वो इस प्रकार से ग्रो कर रहा है। यदि आप टीआरपी के लेवल से देखे था कि क्रिकेट के बाद अगर हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है वो तो कबड्डी है। बिल्कुल। तो सर, आप कब से जुड़े हैं इससे? और देखिए मैम, हम स्कूल टाइम से लेकर आप जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे गांव में तब से भी खेलते थे। तो एक उस टाइम ये पता नहीं था कि हमने इसी कबड्डी में अपना करियर बनाना है। उसके बाद हम जो मिडिल हाई स्कूल में भी खेलते रहे, फिर जब थोड़ा हम एक मतलब सेकेंडरी लेवल पे गए तब हमें लगा कि नहीं, इसके लिए जो सरकार की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, जैसे हॉस्टल्स है, आप हॉस्टल में जाते हैं वहाँ आपका मतलब आपने सिर्फ प्रदेश के लिए खेलना है, आपका जो खाना रहना सब कुछ जो है सरकार उसकी व्यवस्था करती है। तो उसके लिए आपको पहले जो ट्रायल्स होते हैं उस दौर से कई जो मतलब बाधाएं होती है उससे आपको गुजरना पड़ता है। और आप बात करें, मैं पहला नेशनल जब मैं खेला था 2005 में, उस वक्त एक जो युवा स्वयं खेल विभाग है उसकी तरफ से खेल होता था, उसको रूरल बोलते थे, रूरल स्पोर्ट्स। तो अंडर 16 16 साल के कम के बच्चे उसमें भाग लेते थे। तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम जो पार्टी हम गए खेल खेलने, डिस्ट्रिक्ट खेलने रोडू में था, उसके बाद जो स्टेट हुआ मंडी, और उसके बाद जब हमारा नेशनल का कैंप लगा बिलासपुर में, फिर हमें वहाँ साई हॉस्टल होता था और वहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्टल भी था। फिर हम उस टाइम जो हॉस्टल में लड़के होते थे जैसे अजय ठाकुर जी है, वो साई हॉस्टल में पहले बैच के हो। तो हम देखते थे कि हॉस्टल की लाइफ है भाई, इसमें जो आपका रहने का है, खाने का है, आपको प्लेयर बनने का जो अवसर है, सरकार आपको इतनी अच्छी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रही है, तो आपको सिर्फ अपने लिए करना है। उसके बाद आप याद प्रदेश के लिए खेलोगे, उसके बाद आप देश के लिए खेलोगे। तो 2006 में भी मैं मतलब अपने घर से ही मतलब जिला शिमला से ही नेशनल खेला था। उसके बाद 2008 में मैं जो मेरा सिलेक्शन है वो साई स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के लिए हुआ था। 2008 से लेकर 8, 9, 10, 2011 तक मेरी जो पढ़ाई है वो बॉय स्कूल और पीजी कॉलेज बिलासपुर से हुई। और इन बिटवीन ही जो हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, जूनियर लेवल में भी, बीच कबड्डी में भी, हिमाचल सीनियर टीम में भी खेले। और उसके बाद हमारा जो क्योंकि बीए तक आपको उसमें रखते हैं, उसके बाद जो आपको बीड आउट कर देते हैं। बीड आउट मतलब कि आपका जब बीए तक का जो समय, उसके बाद आपको जो फर्दर स्टडी के लिए आपको मतलब आपने किसी भी चीज़ में, आप फिजिकल एजुकेशन में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या कोई अदर चीज़ में आप बनाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से बीड आउट कर दिया जाता है। तो 2011 के एंड में मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। जी, आपने बताया कि बाधाएं बहुत सारी आती है, तो जब आप ग्राउंड में समय देते थे अपना प्रैक्टिस के लिए, तो वो कितना समय आप देते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए? देखिए मैम, जो गांव का जब गांव में खेलते हैं, आप स्कूल में खेलते हैं, वहाँ कोई इस प्रकार का शेड्यूल नहीं होता। आप वहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं स्कूल में, आप दिन अपना 10 से 4 की ड्यूटी करते हैं, उसके बीच ही आपको या आपका पीटी का पीरियड होता है या डे टाइम में आप खेल लेते हैं लंच ब्रेक में। जब आप वहाँ से जब हम हॉस्टल में गए तो वहाँ हमें इस चीज़ का पता लगा। देखिए कि आप जो प्रैक्टिस का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है कि भाई मॉर्निंग का आपका शेड्यूल क्या रहेगा, दिन की जो आपकी प्रक्रिया है, आपने स्कूल जाना है, उसके बाद लंच करना है, लंच के बाद फिर स्कूल जाना है, स्कूल के बाद फिर आप आओगे, उसके बाद अपना मतलब पूरे किट को वियर करके ट्रैक सूट में आप ग्राउंड जाओगे, फिर ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद फिर जो हॉस्टल की लाइफ है और जो स्कूल की लाइफ से थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। और आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं
कि जब हम गए तो हम अपने सीनियर को देखते, उस टाइम जब हम हॉस्टल में गए उस टाइम हमारे जो सीनियर होते थे फर्स्ट बैच के, आप आजकल डीएसपी हिमाचल पुलिस में अजय ठाकुर जी हमारे सीनियर हुआ करते थे, और उसके बाद के जो बैच के थे रोहित राणा जी थे, वो भी पिंक पैंथर जयपुर से खेलते हैं, और जो हमारे साथ के लड़के भी है विनीत है, वो भी तेलुगु टाइटन से खेल चुके हैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस में ही है। तो जब हम उनको देखते थे भाई ये जो प्रैक्टिस का सिस्टम है कि वो हमारे से काफ़ी अच्छे प्लेयर भी थे, क्योंकि हॉस्टल में उनको काफ़ी समय भी हो गया था प्रैक्टिस करते हुए। फिर जब हम वहाँ आए तो हम अपने आप को जब एनालाइज किया कि भाई हम तो मतलब कहीं भी स्टैंड नहीं करते। फिर जब एक कोचेस की जो क्लास होती है वो तो अपनी 2 ढाई 3 घंटे का जो सेशन होता है वो लेके चले जाते हैं। यदि आपने कुछ करना है, हमारे जो सीनियर होते थे, एक मेरे सीनियर होते थे अनिल जी, उन्होंने भी मेरे को इतना मोटिवेट किया कि यदि आप एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, यदि आप कोच की प्रैक्टिस तक सीमित रहोगे कि भाई जितनी कोच क्लास लेगा उसके बाद हम अपने हॉस्टल चल जाएगा, तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। यदि आपने एक लेवल पे जाना है तो आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे हमारा जो सेशन है वो 4:30 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता था समर में, और सर्दियों में हमारा 3:30 4 o'clock स्टार्ट हो जाता था। जो समर की बात करें तो समर में 4:30 5 o'clock स्टार्ट हो जाता था, 7:30 मतलब 8 o'clock तक कोचेज चले जाते थे, जो हमारे कोच थे शिनेंद्र लाल ठाकुर जी। तो जब उसके बाद हम अपने आप को एनालाइज करने के बाद भी हम बहुत पीछे है, उसके बाद हमने जो अपना प्रैक्टिस शेड्यूल बनाया कि 8 बजे से लेकर हम कभी 10 भी उस ग्राउंड में बज जाते थे। उसके बाद जा करके हॉस्टल जाना, नहाना धोना, खाना खाना, फिर सुबह 4 बजे उठना। जैसे सुबह का जो हमारा शेड्यूल था 5 बजे कोचेस की क्लास लेते थे, तो हम 1 घंटा पहले या 1.5 घंटे पहले ग्राउंड में आकर के प्रैक्टिस करने लग जाते। मतलब कड़ी मेहनत करना ही इंसान को सफल बनाता है। बिल्कुल मैम। देखिए यदि आप किस्मत के सहारे बैठोगे कि आप ये सोचोगे कि जो मेरी किस्मत में वो मेरे को मिल ही जाएगा, देखो किस्मत भी तब साथ देती है जब आप मेहनत करोगे। यदि वो तो हजारों में 1% लोग होते हैं जिनको बैठे बैठे मिल जाता है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं नहीं समझता कि आज के ज़माने में कुछ मिलने वाला है किसी बिल्कुल सर, बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे वो देख रहे होंगे अभी, जो कबड्डी भी खेलते होंगे, तो आप उनके लिए बताइए कि क्या क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए, कैसे वो एक अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आए। देखिए मैम, मैं इस आपके जो चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब हम खेलते थे मुश्किल से, जब हॉस्टल के ट्रायल होते थे तो मुश्किल से 50-60 बच्चा आता था, 70 बच्चा आता था। क्यों? क्योंकि कबड्डी को जो खास तौर से जो अमीर घर के लोग होते उसको नहीं खेलते थे। और आज की डेट में हम उसी चीज़ में, अब जब हम खुद प्रोफेशन में हैं, हॉस्टल्स के हम ट्रायल लेते हैं, तो एक बार की बात बताता हूँ, 2019 स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर का ट्रायल हुआ, जो जिसको मैं खुद कंडक्ट करा था ऊना में। एक सीट के लिए 402 बच्चा था। आप यकीन कर सकते हैं कि एक कबड्डी का जो जुनून है लोगों में, और कबड्डी का स्तर कभी इतना ऊपर भी, हमने भी कभी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था जी। और दर्शकों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों का करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हो तो पहले से इस चीज़ के मतलब कॉन्शियस कि भाई मैंने किस बच्चे को किस खेल में डालना है। हम ये नहीं बोलते कि जरूरी आप कबड्डी खिलाओ, हम ये नहीं बोलते कि आपको जो बच्चे को गेम अच्छी लगती है उस गेम में जरूर डालो, क्योंकि गेम खेलने से क्या होगा, एक तो बच्चा बिजी रहेगा, क्योंकि उसको फालतू चीज़ों के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप स्कूल का टाइम के स्कूल के टाइम से आओगे, बच्चे को एक कोचिंग सेंटर में छोड़ के जाओगे, वहाँ से उसको लेके जाओगे, तो आप दिन भर की जो उसने एक्टिविटी की है, सुबह शाम प्रैक्टिस कराए, तो जो शरीर है वो पूरी तरह से जो मतलब फटीक होती है, और बढ़िया आप एक शाम को अपना अच्छा खाना भी खा सकते हैं, अपनी अच्छी नींद भी ले सकते हैं। पूरा दिन मतलब बिजी रहते हैं, तो उसके लिए आपको गलत चीजों के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल सर। देखिए हम अगर हॉस्टल में नहीं जाते, हमारे साथ के लड़के कुछ ऐसे जो बहुत अच्छी जगह पे भी है, कुछ ऐसे जो बिल्कुल मतलब आज की डेट में बिल्कुल मतलब अपनी लाइन से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि थोड़ा गाइडेंस का जो मतलब फर्क होता है वो जरूरी है कि भाई घर वालों ने अपने बच्चे को किस दिशा में डालना है, किस दिशा में जा रहा है मेरा बच्चा। खास तौर से आज के ज़माने में आप नशा देखेंगे, मतलब इस वजह से बच्चे, जितना आपके पास फालतू टाइम होगा वो बच्चा कहीं ना कहीं आपका गलत दिशा में। बिल्कुल। नशे की आपने बात की, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स में जाता है वो किस तरह से नशे से बच सकता है? और हाल ही में हम देखते हैं, मतलब हाल ही के दिनों में देखें या कभी भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए तो नशा की इतनी ज़्यादा न्यूज़ हमारे सामने आती है, तो हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ रहा है। जी मैम, देखिए स्पोर्ट्स में बच्चा डालने से एक चीज़ है, या तो बच्चे का
मन जो है अगर स्पोर्ट्स के प्रति है तो उसमें जी। बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएगा वो जी। कि वो एक आसपास का जो इन्वायरमेंट देखेगा कि भाई जो इंटरनेशनल प्लेयर है कैसे बनते हैं, या नेशनल प्लेयर है कैसे बनते हैं, या किसी अच्छी पोस्ट पे जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं कि भाई इस पोस्ट पे किस प्रकार से पहुंचा जाता है। जी। कईयों के लिए ये इंस्पिरेशन हो जाती है कईयों की। अब आप कई खिलाड़ी ऐसे देखेंगे जो हमारे कबड्डी में कि अजय ठाकुर को अपने मतलब अपना एक रोल मॉडल मानते हैं। बिल्कुल। बस आप कबड्डी में आएंगे, हम ही पूछते कि आप कबड्डी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं आप, जी। तो बच्चों का क्या होता है कि हम भी अजय ठाकुर के जैसा बनना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई अच्छा लाइफ में करे तो डेफिनेटली आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि बिल्कुल, आपको भी वैसा ही कुछ जी, करना है लाइफ में। जी मैम। सर, एज अ कोच आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? देखिए मैम, जब हम खेला करते थे कोचेज हमारे ऊपर बड़ी सख्त निगरानी भी रखते थे, तो हमारे को कुछ चीज़ें अटपटी लगती थी कि हमारे को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ते, और क्या कहते हैं हमारे को किसी मतलब कैसे फंक्शन के लिए टाइम नहीं होता। यदि कोई घर गांव में शादी होती थी तो हमारे को बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं मिलती थी। तो हम उस टाइम कोचेस को कोसते थे कि पता नहीं क्यों इतना वो मतलब स्ट्रिक्टनेस इन्होंने जो अपना रखी है। फिर जब आज हम खुद इस प्रोफेशन में, आज मैं एक खिलाड़ी से होकर के आज मैं एक कोच इस प्रोफेशन में हूँ, आज मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की क्या होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ये नहीं है कि बच्चा खेला उसके बाद कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा है, वो हमारी हेडेक नहीं है। यदि आप एक बच्चे से अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं या बच्चे को एक खिलाड़ी को अच्छा खिलाड़ी तैयार करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये भी देखना कि बच्चा आ रहा है कि इसके ऊपर कितना लोड है, जी। या जा रहा है कि यहाँ से घर जा रहा है कहीं उधर मतलब गलत दिशा में तो नहीं है, या घर वालों से भी कम्युनिकेट करना होता है कि भाई आपका जो बच्चा है इसको इस प्रकार कमी है, आपका बच्चा अच्छा है, आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, या बच्चा आपका टाइम से घर पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, जो या गलत संगत में जा रहा है। जब आप पेरेंट्स से भी कम्युनिकेशन करोगे तो बच्चा आपके इसमें मतलब निगरानी में ये रहता है कि जो हमारे कोचेज है ये हमारे ऊपर जो निगाहें रखते हैं। दर्शकों, कुछ साल की मेहनत आपको सफल बना सकती है। सर, अगर हम आपकी पास्ट की बात करें तो आप जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या संघर्ष नज़र आता है आपको? देखिए मैम, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की मैं बात करता हूँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम कभी हिमाचल प्रदेश के इस पद पे भी बैठे गए, हम किसी जिले के कोच होने हैं या किसी हॉस्टल्स के कोच हो गए। हम तो सिर्फ एक देहात का बच्चा कितना सोच सकता है, जितनी उसकी सोच होगी, जितना उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उतना ही सोच सकता है। फिर जब हम खेलते गए, जैसे जैसे अच्छा एनवायरनमेंट आता गया तो हमने भी थोड़ी अपनी सोच को वाइड बनाते गए। अब हम स्कूल से खेलते थे, हमारे साथ के कई ऐसे हैं, 10th के बाद हमने खेलना शुरू किया, कई आर्मी में हो गए, कई पुलिस में हो गए। कई बार लगता था कि हम तो खेल के भी कुछ नहीं बन पा रहे हैं। तो हमने अपने जब कोई मैं अपने कोचेस से डिस्कस करता था, सर हम खेलने में अच्छे हैं, पढ़ने में ठीक, पर हमें तो कभी सक्सेस नहीं मिल रही, और जो हमारे से खेल में भी नीचे है, पढ़ाई में भी नीचे, वो आज सक्सेस हो गए। फिर वो जो हमारे गुरुजी हमारे जो कोच थे वो बोलते थे कि यदि आपने सच्ची मेहनत की होगी, आप निरंतर मेहनत करिए, जो ऊपर वाला ये हर चीज़ देखता है कि कौन मेहनत कर रहा है सच्ची दिल से, कौन नहीं कर रहा है, आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद हमने अपनी स्टडी भी जारी रखी। उसके बाद मैंने एमपीएड HPU से, उसके बाद NIS बेंगलोर से। NIS बेंगलोर के आने के बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टीम रखी थी, मैं हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी खेला हूं। उसके बाद मैंने प्राइवेट में जॉब किया है LPU फगवाड़ा जी, और उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद मैं अब हिमाचल जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच के पद पर कार्यरत हूँ। जी, मतलब सफल होने के लिए बहुत सारा संघर्ष तो रहता ही है जी मैम। अगर आप बहुत सारी कठिनाई है भाई। देखिए, आप अगर अच्छा खिलाड़ी है, आपको एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए, आप अगर एक हॉस्टल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि मेरे को तो हर चीज़ फ्री में मिल रही है, उस हिसाब से भी आप प्लेयर नहीं बन सकते। वहाँ तो एक नॉर्मल जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो मिलता है आपको, भाई मॉर्निंग इवनिंग का जो मेन्यू होता है वो चीज़ें। यदि आप अपने ऊपर आप अच्छा पहने, अच्छा अपना जो एक्स्ट्रा डाइट वगैरह होती है उसके लिए भी, तो हमारे पास इतनी मतलब घर से गुंजाइश नहीं थी कि आप अपने ऊपर कम से कम दिन का 200-250 रुपये खर्च करें। जी सर, आपने डाइट की बात की, तो डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो तब तो बहुत ज़्यादा डाइट का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो एक कबड्डी प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो कबड्डी प्लेयर को किस तरह की डाइट का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैम, वैसे तो आप अगर ओवरऑल गेम्स की बात करते हैं, वैसे हर गेम के लिए आप चाहे फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जो हमारा कबड्डी खेल है, कबड्डी खेल में आप लोग भी इन कबड्डी खेल को आज डेट में हर एक आदमी देखता है।
कबड्डी खेल में सबसे ज़्यादा हमारे को जो मतलब स्पीड की और स्ट्रेंथ की आवश्यकता बहुत होती है। हाँ जी। आप अगर ये मान के चले कि भाई एक दौर था कि जब सिर्फ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती थी, ताकत होती थी कि भाई जिसमें ज़्यादा ताकत है वही कबड्डी खेल सकता है। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आपने प्रो कबड्डी में देखे कैसे दुबले पतले खिलाड़ी भी होते हैं। एक वक्त था ना कबड्डी में कभी वेट होता था ना कुछ होता, उस टाइम स्ट्रेंथ को थोड़ा सा तवज्जो दी जाती थी। फिर जब ये हमारे कबड्डी में वेट आया, जैसे आप सीनियर लेवल में आप 80, हमारे टाइम 80 होता था, अब 85 kg पे, अब 85 से ऊपर का आप कबड्डी नहीं खेल सकते हैं। गर्ल्स में 65 होता 70 होता था, अब 75 गर्ल्स के लिए कर दिया है। तो अब पहले के और आज के अगर आप कंपेयर करते हैं कि आज कबड्डी में इतनी टेक्निक है। जब हम NIS कर रहे थे, मतलब डिप्लोमा कर रहे थे हम कोचिंग कबड्डी में, तो जो जिन्होंने हिंदुस्तान में NIS शुरू किया, डॉक्टर HV नटराज सर, तो जब हमें कई बार वो लेक्चर देते थे कि जब मैंने शुरू की है NIS यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बेंगलोर में, तो उस टाइम सिर्फ हमारे पास 3 से 4 स्किल होती थी और पूरी साल निकालनी होती थी। तो हम ये सोचते थे कि अब 4 हमारे पास स्किल, हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, पूरी साल को कैसे कवर करेंगे। और उनका जो 34, 35, 36 साल का जो करियर था, जितने हिंदुस्तान में मैक्सिमम कोच जो प्रोड्यूस किए हैं वो सारे हैं डॉक्टर HV नटराज के अंडर, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो आज की डेट में भी ये हमारे पास जो सिलेबस है, अब एक वक्त था जब हमारे को सिलेबस पूरा नहीं करा जाता था कि भाई हम पूरी साल निकालनी है, सिलेबस है नहीं। अब आज का जो वक्त है, आज क्योंकि साल एक ही है, हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे, क्योंकि टेक्निक इतनी हो गई है कबड्डी में कि आप मतलब स्ट्रेंथ को आज की डेट में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। जी। तो हम डाइट की बात कर रहे थे सर, कि आपने बताया कि स्ट्रेंथ ही सबसे ज़्यादा देखी जाती थी। यदि कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कबड्डी खेलते हैं, वो मतलब 3 से 4 घंटे ग्राउंड में दे रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा समय अपनी प्रैक्टिस पे दे रहे हैं, तो डाइट का भी क्या डिफरेंस रहता है? जी मैम, डाइट का देखिए, आप या किसी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं या किसी आप क्लब में प्रैक्टिस करते हैं या गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जैसे गांव में करते हैं वहाँ तो आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है आप घर में किस हिसाब से लेते हैं, या आपको कोई सजेस्ट करता है, कोई कोच है, आपके घर के कोई पेरेंट्स है, कोई बड़े हैं, आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर है कि भाई किस प्रकार की डाइट लेनी। जैसे आप हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ जो हमारा डाइट का सिस्टम होता है वो एक प्रकार का होता है सभी के लिए, पर जो डिफरेंस है वो रहता है कि कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिस आपने 3 घंटे कर ली, 3 घंटे की जो आपकी एनर्जी एक्सपेंड की है वो आपने उस लेवल से की है। एक 3 घंटे के बजाय 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, जो उसने एनर्जी एक्सपेंड की उस प्रकार से की। अब 3 घंटे के प्रैक्टिस के लिए भी न्यूट्रिशन सिस्टम वही है जो हॉस्टल्स में है, और 6 घंटे के प्रैक्टिस के लिए भी वही है। तो जो मैं बात कर रहा था एक्स्ट्रा डाइट की या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है उसको अपना डाइट प्लान है, डाइट चार्ट है, उसको जरूरी नहीं है कि आप हॉस्टल्स के मतलब खाने के ऊपर डिपेंड रहो या हॉस्टल की जो डाइट मनी है उसी के ऊपर डिपेंड रहो, क्योंकि अपना जो पर्सनल है कि भाई मैंने अपने ऊपर क्या खर्च करना है, मैंने कब मतलब जूस लेना है, कब मैंने अदर्स जो डाइट होती है फ्रूट्स लेने हैं, वो भी एक अदर मतलब जो अपनी डाइट माता एक्स्ट्रा डाइट में। हाँ, मतलब डाइट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो लंबे समय तक खेल पाएगा। जी जी बिल्कुल, और उनकी बॉडी के लिए भी डेफिनेटली ये ज़रूरी ही है। सर, हम मेंटली अगर बात करते हैं, मतलब फिजिकली तो स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन को, उतना ही ज़रूरी है मेंटली, कि अगर आप मेंटली स्टेबल है, मेंटली स्ट्रांग है, तभी आप गेम में भी अच्छा करके परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए एज अ कोच आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए मैम, कई बार आप जब बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास 15 बच्चे हैं, 20 बच्चा है, सबकी जो मेंटल लेवल हो एक जैसा है। कई बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, किसी बच्चे को किसी और प्रकार की परेशानी हो सकती है। ये चीज़ जो एक कोच की जो जिम्मेदारी होती है, उस चीज़ को एनालाइज करना होता है कि भाई मेरा बच्चा है कि आज ये हर दिन एक जैसे प्रैक्टिस नहीं करता, बच्चा हर दिन एक जैसा मैच नहीं खेल सकता है, कि आज इसने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की, क्या ये फिजिकली अनफिट है या मेंटली अनफिट है या किसी प्रकार की कोई और एंजाइटी है या कुछ घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए एक बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना होता है। जरूरी नहीं आप कि बच्चे को डांटो या और चीज़ करो, आप बच्चे को यदि आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से मतलब उसको समझाओगे, तो जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बोलेगा, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल लेवल है उस लेवल का है। या कोचेस को बोलेगे, एक अनुभवी कोच कोई भी मतलब अनुभवी होते हैं जिन्होंने ज्यादा काम किया हो, तो वो ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। तो आप जब वो आपसे डिस्कस करेंगे तो आप उनको समझा सकते हैं। अब थोड़ा सा उनको कुछ और मतलब उस खेल से थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हटा करके आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं, या कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम उसको बोलो कि घर जाके आओ फ्रेश होकर। तो आप जरूरी नहीं है कि मेंटल लेवल बच्चे का सही नहीं है तो उसको जरूरी नहीं आप उसको मतलब लोड दो। उसमें क्या होता है फिर बच्चा ना तो फिर
आप उसको जबरदस्ती कराओगे, उसका ध्यान कहीं और है, खेलते खेलते लग जाएगी, फिर और बैठ जाएगा, जी इंजरी हो जाएगी। जी, फैमिली कितनी मैटर करती है। एक मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो उनको जो स्पोर्ट्स में वो जाना चाहते हैं, कई बार होता है कि पढ़ाई का इतना प्रेशर है, माँ बाप या पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप पहले पढ़ाई को ध्यान दो, खेल आप बाद में भी सकते हैं। और आपके समय में ऐसा मतलब कितना डिफरेंस आपको नज़र आता है? अब बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि गेम के प्रति या पढ़ाई के प्रति, क्योंकि पढ़ाई में जो है अभी ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है सर, कि आप सुबह से शाम का शेड्यूल भी वैसा देखिए ही है। मैम, एक वक्त था जब पेरेंट्स बोलते थे कि आप अगर खेलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो हो गए आबाद। हर चीज मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि एक वक्त था कि जब कि भी खेल में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। आज एक वक्त है कि आप पेरेंट्स आप खुद उसमें क्या कहते हैं डालना चाह रहे हैं बच्चे को स्पोर्ट्स में, कि अगर हमारा बच्चा प्लेयर नहीं बनता है तो उससे भी उनको कोई परेशानी, कम से कम बिजी रहे ताकि वो गलत दिशा में ना जाए। बिल्कुल। आपको दिन भर आप प्रैक्टिस करोगे या सुबह शाम प्रैक्टिस करोगे, आपको फिजिकली जो फटीक होगी तो आपको शाम को मतलब मैं नहीं मानता कि आपको या मोबाइल चलाने के लिए या इधर उधर भटकने के लिए आपको वक्त मिलेगा, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, और इससे आप अपना सही समय सही जगह पर यूज़ करेंगे। बिल्कुल। सर अगर हम बात करें आपकी फैमिली की, या आपकी कैसे आपने ये करियर चूज़ किया, आपको क्यों लगा कि आप कबड्डी में ही जाना है, आपने क्यों नहीं फुटबॉल या बास्केटबॉल या कुछ और गेम चूज़ करी? देखिए मैम, कुछ एरिए होते हैं कि भाई उस एरिए में कौन सी गेम चल सकती है। अब हम मतलब गांव से संबंध रखते हैं ना, तो उतने अच्छे वहाँ आप बोलेंगे कि हॉकी के लिए ग्राउंड, हॉकी आप अपर मतलब शिमला की बात करो, कोई भी ऐसा मतलब गांव या स्कूल नहीं जहां पूरा एक हॉकी के लिए ग्राउंड मिले या फुटबॉल के लिए ग्राउंड मिले या हैंडबॉल के लिए ग्राउंड मिले। छोटे छोटे ग्राउंड्स होते थे, और जो खेल को तवज्जो वो वॉलीबॉल और कबड्डी को ज़्यादा मतलब अपर शिमला में ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो मतलब देहाती खेल था, सस्ता खेल था, हम इसी को ही खेलते गए। जी, अगर हम बात करें स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, और तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये कैसे वो डेवलप कर सकता है, कैसे ये बढ़ा सकता है, क्या कुछ उनको करना चाहिए? देखिए मैम, जब आप किसी बच्चे को नया लेते हैं, अब उस टाइम क्या होता है, एक टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट, उस टाइम आप टेस्ट लेते हैं कि इसकी जो एंडोरेंस है, एंडोरेंस के लिए टेस्ट होता है, आप वो सारी चीज़ें उसको मतलब उसमें आपके रिकॉर्ड में रहेगी वो चीज़ें। आपके पास 20 बच्चा ट्रायल देना है, 30 बच्चा ट्रायल देना है, आपने रखने हैं 4-5 बच्चे, तो आप किस बेसिस पे रखेंगे भाई बच्चे की गेम तो बन सकती है। गेम तब बनेगी कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसकी एक्सप्लोसिव अच्छा होगा, उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसकी क्या कहते हैं एंडोरेंस अच्छी होगी। उसके लिए जो एनालाइज करने के लिए इन चीज़ों के लिए अलग अलग टेस्ट रखे होते हैं। जैसे आपने एक्सप्लोसिव है, उसके लिए हमने एक ब्रॉड जंप रखा होता है, जो मैक्सिमम ब्रॉड जंप मारता है ऑटोमेटिकली उसके वही मार पाएगा जिसका एक्सप्लोसिव अच्छा होगा। अब स्ट्रेंथ के लिए मेडिसिन बॉल होता है, मेडिसिन बॉल जितना कोई दूर फेंकेगा ऑटोमेटिक उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और 800 मीटर होती है कि जितनी अच्छी बेस्ट टाइमिंग देगा 800 मीटर मतलब एंडोरेंस को चेक करने के लिए। अब स्पीड को चेक करने के लिए आपके पास शटल रन होता है, फ्लाइंग स्टार्ट होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी को के लिए आपका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपके हाथ नीचे झुक करके भाई कितने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 0 से 15 है, आपकी 25 है कितनी। फिर आपने 5 बच्चे रख लिए, एक परफॉर्मेंस एनालिसिस टेस्ट में भी आती है चीजें कि आपने जिस टाइम बच्चा रखा उस टाइम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये थी, उस टाइम इसकी एंडोरेंस ये थी, उस टाइम इसकी स्ट्रेंथ ये थी, उस वक्त इसका जो स्पीड है वो ये थी। आप 3 महीने आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करा के हो रहे बच्चे को, 3 महीने बाद फिर आप उसी को आप टेस्ट लेते हैं। फिर आप उस चीज को आपने बच्चा नया रखा था उस टाइम उसकी क्या कहते हैं ये चीजें कैसी थी और 3 महीने बाद क्या है, मतलब ऑटोमेटिक हाँ उसमें कंपेयर करते हैं। यदि आप उस चीज को बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी 1-2 सेंटीमीटर बढ़ी है और इसकी क्या कहते हैं एक्सप्लोसिव भी इंप्रूव हुआ है, तो वो एक मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का एक टेस्ट होता है। प्रैक्टिस के बाद ही आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड या और आपको लग रहा है कि भाई जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले अच्छी थी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी डाउन आ रही है, उसके लिए फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर काम करना होगा। किसी की स्ट्रेंथ पहले अच्छी होती है नेचुरली, बाद में उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो उसको उस हिसाब से लोड देना पड़ेगा। इसकी स्ट्रेंथ कम है, क्या किसी की स्पीड पहले अच्छी थी बाद में उसकी स्पीड डाउन जा रही है, तो वो सारी चीजें मतलब एनालाइज करने के बाद अलग अलग पर्टिकुलर मतलब चीज के ऊपर काम किया जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करी और बहुत सारी आपने अपने एक्सपीरियंस बताए जो कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए लाभान्वित हुए होंगे। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है,
ये आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।